नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग VBO FY UGP सेमेस्टर 4 वाले जिनका भी सेशन 23 से 27 है उनके लिए आपका मेजर 6 ज्योग्राफी का BBI क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से तैयारी हो पाएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम लोग का हो जाता है वो है दोस्तों कि हिंद महासागर के समुद्र तल के प्रमुख उद्यान एवं भौतिक रूपों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अगर अच्छे से कर लीजिएगा तो हिंद महासागर से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो आपको लिख देना। तो चलिए आंसर है कि हिंद महासागर का समुद्र तल अपनी अद्वितीय उल्टे वाई आकार के कटक प्रणाली और विविध उच्चवचों के लिए प्रसिद्ध है। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जिसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। तो ये हिंद महासागर का थोड़ा सा इंट्रो के मतलब परिचय आप समझ सकते हैं कि ये जो है उल्टे वाई आकार का होता है और ये जो है इसकी लंबाई 4000 मीटर है। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि हिंद महासागर के समुद्र तल की प्रमुख भौतिक रूप, जिसमें पहला हो जाता है हम लोग का महाद्वीपीय मग्न तट। हिंद महासागर के मग्न तटों में चौड़ाई की दृष्टि से अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो चलिए देखेंगे, तो चौड़ाई है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में ये मग्न तट सबसे अधिक चौड़े हैं, जिसका मुख्य कारण है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी बड़ी नदियों द्वारा लाया गया विशाल अवसाद। यहाँ की चौड़ाई कहीं कहीं जो है 400 मीटर तक पहुँच जाता है। तो देखिए वहाँ ये बताया जा रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी के द्वारा जो लाया जाता है विशाल बड़ा बड़ा सीगमेंट वगैरह, उसी के कारण ये चौड़ाई कहीं कहीं 400 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, 400 मीटर तक, संकीर्णता, ठीक है। यानी अफ्रीका के पूर्वी तट और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ये अपेक्षाकृत संकरे है। इंडोनेशिया के जावा और सुमद्रा द्वीपों के पास इनकी चौड़ाई जो है 100 मील रहती है। फिर विशेषताएं अगर देखी जाए तो महासागर के कुल क्षेत्रफल का 4.2% भाग मग्न तटों के अंतर्गत ही आता है। तो ये इसकी मग्न तटों के बारे में था। दूसरा हो गया कि मध्य महासागर, ये कटक या हिंद महासागर का सबसे प्रमुख भू आकृतियां विशेषताएं हैं, जिसको जो है दो मुख्य भागों में बांटा गया है, यानी पूर्वी और पश्चिमी भाग में। पहला हो गया हम लोग का लक्षद्वीप चागोस कटक, या भारत के तट के दक्षिणी की ओर फैला हुआ है, यानी ये दक्षिणी तरफ से फैला हुआ है, दक्षिणी तरफ। दूसरा है हम लोग का अल कॉलर्सबर्ग कटक, या अरब सागर को सोमाली बेसिन से अलग करती है। फिर आगे है हम लोग का, ठीक है, ये है 90 ईस्ट रीज, जो कि 90 ईस्ट रीच है। यह लगभग जो है 4700 से लेके 5000 किलोमीटर तक एक लंबी सीधी कटक है जो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ फैली है। यह विश्व की सबसे लंबी सीधी समुद्री पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग का है दोस्तों त्रिकोणीय विभाजन। दक्षिण में रोडिक्स ट्रिपल पॉइंट पर ये कट के 3 शाखाओं में, जिसमें मध्य हिंद, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्व कटक में विभाजित की जाती है, यानी 3 शाखाओं में इसे जो है विभाजित किया जाता है। आगे हम लोग का है महासागरीय बेसिन। कटकों की उपस्थिति के कारण हिंद महासागर कई बड़े बेसिनों में बांटा हुआ है, जिसकी गहराई जो है 4000 से लेके 6000 मीटर के बीच है, जिसमें हो जाता है पहला हम लोग का अरब बेसिन, यह चारों ओर से श्रेणियों में घिरा हुआ है। फिर है सोमाली बेसिन, यह अफ्रीका के तट के पास स्थित है। आगे हो गया हम लोग का मध्य हिंद बेसिन, जो कि यह कटक प्रणाली जो है पूर्व में स्थित विशाल समतल मैदान है। और ये अन्य बेसिन जिसमें आता है मरीसम बेसिन, नताल बेसिन और ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिक बेसिन इसमें प्रमुख है। तो ये सभी बेसिन के बारे में था। आगे है महासागरीय तर्क। हिंद महासागर में तर्कों की संख्या प्रशांत महासागर की तुलना में बहुत ही कम है, जिसमें सुड्डा और जावा तर्क, यह इस महासागर का सबसे गहरा तर्क है, जिसकी गहराई लगभग 7450 मीटर है। अन्य तर्क देखा जाए तो ओब तर्क, जो कि 78,000
7875 मीटर। मेरिसम गर्त और डायमंटिंग गर्त प्रमुख है इसमें। द्वीप वगैरह के बारे में देखें तो हिंद महासागर में द्वीपों की प्रकृति जो है अलग अलग है, यानी अलग अलग रूप में पाई जाती है। जिसमें हो गया महाद्वीपीय द्वीप, जिसमें मेडागास्कर, श्रीलंका और सुमात्रा जैसे द्वीप काफ़ी मुख्य भूमि का हिस्सा हैं। फिर प्रवाल द्वीप, लक्षद्वीप और मालदीव पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से ही बना हुआ है। फिर है ज्वालामुखी द्वीप जो है यूरेनियन, मेरिसम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से संबंधित है। ये सभी जो है द्वीप वगैरह के बारे में था। आगे हम लोग का छठा है जो है समुद्री कंदराएं। हिंद महासागर में गंगा कंदरा और सिंधु कंदरा विश्व की सबसे बड़ी समुद्री कंदराओं में से एक है। ये नदी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के गहरे तलों तक भारी मात्रा में तलछट पहुंचती है, जिससे विशाल अगाध मैदानों का निर्माण होता है। तो ये समुद्री कंदराएं हैं। इसका निष्कर्ष थोड़ा सा देख लेते। बोल रहा है कि हिंद महासागर का जो है नीतल उच्चवच की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये इसकी कटक प्रणाली न केवल समुद्री जल की धाराओं को दिशा बदलती है, बल्कि भविष्य के खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी इसे सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। तो ये है हिंद महासागर से रिलेटेड। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि है महासागरों में सतही तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। चलिए आंसर देखेंगे। तो बोल रहा है दोस्तों कि महासागरों की सतही जल के तापमान का क्षैतिज वितरण भूमंडल पर ऊर्जा के संतुलन को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी वहाँ की ऊर्जा के संतुलन को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। महासागरों का औसत सतही तापमान जो है वो 56.7 डिग्री सेल्सियस या फिर आप बोल सकते हैं 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो आकांक्षों के साथ बदलता रहता है, यानी जो आकांक्षों के साथ बदलते रहता है। अगर आधुनिक काल में देखा जाए तो वैज्ञानिक रिपोर्ट और जलवायु मॉडलों के अनुसार महासागरीय तापमान का वितरण निम्नलिखित कारकों द्वारा इसमें जो है प्रभावित हुआ है। कौन कौन से कारक है वो देखेंगे, जिसमें पहला हो जाता है हम लोग का अकांश और सूर्य विकिरण। यह सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पृथ्वी की गोलाकार आकृति के कारण सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी और ध्रुवों पर तिरछी पड़ती है, जिसमें उष्मीय प्रवणता यानी विष्णुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाली प्रति अक्षांश तापमान में लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। फिर वितरण देखा जाए तो सबसे अधिक तापमान विषुवत रेखा पर ना होकर उससे थोड़ा उत्तर में पाया जाता है, जिसे तपीय विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है। फिर हो गया हम लोग का अगला जल और स्थल का वितरण, ये भी एक कारक है। तो स्थल और जल विशिष्ट ऊष्मा में अंतर होता है। जल धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में देखें तो यह स्थल की अधिकता स्थल के संपर्क में होने के कारण उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर का तापमान दक्षिणी गोलार्ध के समान आकांक्षों की तुलना में बहुत ही अधिक रहता है। फिर दक्षिणी गोलार्ध देखा जाए तो यहाँ जल का विशाल विस्तार है, जिसके कारण तापमान वितरण में अधिक समरूपता पाई जाती है और तापीय भिन्नता बहुत ही कम होती है। ठीक है। आप देखिए तीसरा जो कारक है हम लोग का वो है महासागरीय धारा। महासागरीय धाराओं ऊष्मा के पूर्ण वितरण के लिए ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती है, जिसमें गर्म धाराएं गल्फ स्ट्रीम और यूरोरोसियो जैसी धाराएं गर्म जल को उच्च आकांक्षों की ओर ले जाती है। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिमी यूरोप के तट गर्म धाराओं के कारण ही सर्दियों में जो है बर्फ मुक्त रहता है। ठीक है, ये उदाहरण के तौर पर। आगे देखिए ठंडी धाराएं जो कि पेरू, वेनेजुएला और कैलिफोर्निया जैसी ठंडी धाराओं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के तापमान को कम कर देती है। इससे तटीय क्षेत्रों में कोहरे और शुष्क जलवायु का निर्माण होता है। तो ये आपका कारक के रूप में है। फिर है प्रचलित पवनें। हवाएं समुद्र की ऊपरी सतह से जल की गति प्रदान करती है। ठीक है, जैसे उसी के अनुसार होता है।
अपतटीय पवने, ठीक है, अपतटीय पवने जब व्यापारिक पवने तट से समुद्र की ओर चलती है तो वह सतह को गर्म जल को ढकेल देती है, जिसकी भरपाई के लिए समुद्र की गहराई से ठंडा जल ऊपर उठता है। इससे तट की आपस में तापमान गिर जाती है। यानी क्या होता है, जैसे ऊपर वाला जो पानी है वो हवा चलने के कारण धकेल देती है और नीचे वाला पानी ऊपर उठ जाता है, यानी ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। फिर है आगे दोस्तों, अभी तटीय पवने, ये पवने गर्म जल को तट की ओर एकत्र करती है, जिससे वहाँ का तापमान और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है सब कारक है। आगे हम लोग का हो गया वायुमंडलीय कारक, जिसमें बादलों का आवरण, विषुवत रेखा पर भारी वर्षा और घने बादलों के कारण सूर्य की किरणें पूरी तरह से सतह तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहां की तापमान जो है उप उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों, ठीक है, से थोड़ा कम होता है। जैसे कि आप ले सकते हैं रेगिस्तानी अक्षांशों के पास जो समुद्र वगैरह होता है वैसे। फिर हो गया वाष्पीकरण, तीव्र वाष्पीकरण जो है जल को ठंडा कर देता है और जिससे शुष्क क्षेत्रों के तापमान जो है समुद्र का तापमान प्रभावित होते रहता है। तो ये सभी कारक हैं। फिर हो गया समुद्र की स्थिति, जिसमें सीमा वृद्ध समुद्र, भूमध्य सागर या लाल सागर जैसे समुद्र जो कि भूमि से घिरे हुए हैं, गर्मियों में खुले महासागरों की तुलना में बहुत अधिक गर्म होते हैं वो। फिर है खुले महासागर, जहाँ जल का स्वतंत्र मिश्रण होता रहता है, जिससे तापमान बहुत अधिक चरम हो जाती है। यानी ये जो है यहाँ का तापमान कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन यहाँ का तापमान जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहता है। आगे देखिए लवणता, अधिक लवणता वाला जल अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, क्योंकि खारे जल की घनत्व अधिक होता है या ऊष्मा को संचित करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। उच्च लवणता वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण की दर और हिमांक में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ठीक है, तो लवणता वगैरह जो है उसी हिसाब से जहाँ अधिक लवणता होती है वहाँ ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित होता है। आठवां है जलवायु परिवर्तन। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है महासागरीय तापमान में बहुत ज़्यादा मतलब उच्च नीच देखने को मिलता है। असामान्य परिवर्तन देखे जा रहे हैं, कभी हीट कभी ठंडा, तो ऐसा कुछ समुद्री हीट वेव की आवृत्ति बढ़ गई है, जिससे अंटार्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्रों में तापमान का क्षैतिज वितरण तेजी से बदल रहा है और तापीय प्रवणता कम हो रही है। तो ये आजकल देखा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, प्रदूषण के कारण। निष्कर्ष देखा तो निष्कर्ष में लिखा है दोस्तों कि महासागरीय तापमान का क्षैतिज वितरण सूर्य की ऊर्जा और पृथ्वी की गतिशील तंत्र के बीच एक जटिल संतुलन है। यह वितरण न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, बल्कि वैश्विक जलवायु और मानसून चक्र को भी मुख्य रूप से ये प्रभावित करने में प्रभावित वगैरह करता है। ठीक है, तो ये था। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखेंगे कि लवणता क्या है तथा महासागरों में इसके क्षैतिज वितरण का उल्लेख कीजिए। तो देखिए लवणता क्या होता है पहले वो समझिए। तो लवणता महासागरीय जल के सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। यह न केवल समुद्री जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि महासागरीय धाराओं और वैश्विक जलवायु के निर्धारण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, यानी ये जो है समुद्र को प्रभावित करने के साथ साथ विश्व की जलवायु वगैरह को भी जो है ये प्रभावित वगैरह करता है, निर्धारित करता है। लवणता का अर्थ देखा जाए तो महासागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए ठोस पदार्थों के भार के अनुपात को जो है लवणता कहते हैं, यानी महासागर में ये पाया जाता है। इसे आमतौर पर प्रति 1000 ग्राम जल में मौजूद लवणता की मात्रा जो है पीपीटी यानी पार्ट्स पर 1000 के रूप में व्यक्त किया जाता है। महासागरों की औसत लवणता जो है 35% होती है, जिसमें 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में ऐसा। ठीक है, समुद्री जल की सर्वाधिक मात्रा जो है सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक की होती है, इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और अन्य तत्व इसमें शामिल होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड होती है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, उसके बाद बहुत सारे तत्व मिले होते हैं। लवणता का क्षैतिज वितरण देखा जाए तो महासागरों की सतह पर लवणता का क्षैतिज वितरण वाष्पीकरण
वर्षा और ताजे जल के मिश्रण के आधार पर भिन्न भिन्न अलग अलग होता है, जिसको हम लोग देखेंगे। जिसमें पहला हो गया विषुवत रेखीय क्षेत्र। यद्यपि यहाँ तापमान अधिक होता है, फिर भी यहाँ लवणता बहुत ही उच्चतम नहीं होती, यानी यहाँ तापमान अधिक होने के बाद भी यहाँ लवणता जो है अच्छी नहीं होती, उच्चतम नहीं होती है। कारण क्या है? तो यहाँ प्रतिदिन दोपहर के बाद भारी सवाहनीय वर्षा होती है और आकाश बादलों से घिरा रहता है। साथ ही बड़ी नदी का ताज़ा जल यहाँ मिलते रहता है, जिसके कारण यहाँ लवणता कम होती है। लवणता अगर यहाँ का देखा जाए तो यहाँ औसत लवणता जो है वो 34% से लेके 35% के बीच रहती है। ठीक है। फिर दूसरा हो गया हम लोग का उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसका अक्षांश जो है वो 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण के बीच उच्चतम लवणता यहाँ पाई जाती है, यानी अच्छी लवणता यहाँ पाई जाती है। कारण क्या है? तो कारण है कि यहाँ जो है उच्च तापमान और शुष्क हवाएं चलती रहती है। उसी के कारण जो है वाष्पीकरण की दर बहुत तेजी से होती है, साथ ही वर्षा बहुत कम होती है और आकाश साफ रहता है, जिसके कारण यहाँ अच्छी उच्चतम लवणता पाई जाती है। और लवणता यहाँ देखा जाए तो कितनी पाई जाती है? तो यहाँ लवणता जो है दोस्तों वो 36 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक पहुँच जाती है। तीसरा हो गया हम लोग का मध्य आकांक्षीय क्षेत्र, और इसमें देखिए लिखा है कि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं लवणता कम होने लगती है। ठीक है। कारण क्या है? तो यहाँ का तापमान बहुत कम होने से वाष्पीकरण घट जाता है और वर्षा जो है अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ लवणता बहुत कम होती है। यहाँ लवणता जो है वो घट के 31 डिग्री से लेके 33 डिग्री के बीच रह जाती है। आगे हम लोग का हो गया ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुव के पास लवणता बहुत ही न्यूनतम पाई जाती है, यानी बहुत ही कम। यहाँ वाष्पीकरण नगण्य होता है, यानी बहुत ही ना के बराबर होता है। इसके अलावा गर्मियों में बर्फ के पिघलने से भारी मात्रा में शुद्ध और ताज़ा जल समुद्र में मिलता है और लवणता की जो है बहुत बड़ी कम लवणता जो है बहुत ही काफ़ी कम कर देता है। यहाँ लवणता कितना होता है? तो 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच ही रहता है। तो ये यहाँ का है। लवणता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक को देखेंगे, यानी उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो पहला हो गया वाष्पीकरण। जितना अधिक वाष्पीकरण होगा उतनी अधिक लवणता होगी। ठीक है। फिर हो गया ताजे जल की आपूर्ति। वर्षा का जल या नदियों का जल लवणता को कम कर देता है, ये वाष्पीकरण से अधिक होता है, लेकिन नदी और वर्षा का जल इसे कम कर देता है। फिर समुद्री धाराएं। गर्म धाराएं लवणता बढ़ाती है, जबकि ठंडी धाराएं इसे कम करती है। आगे वायुमंडलीय दाब। उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में लवणता अधिक होती है। तो ये सभी कारक हैं जो लवणता को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष देखें तो लिखा है कि महासागरीय लवणता केवल समुद्र जल का एक रासायनिक गुणमात्र नहीं है, बल्कि यह महासागरीय परिस्थितिकी और वैश्विक जल चक्र का आधार है। लवणता का क्षैतिज वितरण अक्षांशों के अनुसार एक निश्चित पैटर्न का पालन करता है, जहां यह विषुवत रेखा पर मध्यम उप उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी पर उच्चतम और ध्रुवों पर न्यूनतम पाई जाती है। यानी ऐसे जो है महासागरीय लवणता वगैरह के बारे में हमने देखा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला कि ज्वार भाटा क्या है, इसकी उत्पत्ति और प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग समझेंगे। तो ज्वार भाटा जो है समुद्र के जल स्तर पर होने वाला एक नियमित और आवधिक उतार चढ़ाव है। यह खगोलिक पिंडों की शक्तियों और पृथ्वी की गति के बीच एक जटिल संतुलन का परिणाम है। इसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। इसका परिभाषा देखेंगे और भी अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए, जब महासागरीय जल स्तर ऊपर उठकर तट की ओर बढ़ता है तो उसे जो है ज्वार कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, जब समुद्री जल स्तर जो है ऊपर उठता है और तट की ओर बढ़ता है, ठीक है, तो उसे ज्वार कहते हैं। और इसके विपरीत जब जल स्तर नीचे गिरता है और तट से पीछे हटता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो इसी घटना को जो प्रतिदिन होती रहती है उसे ही हम निश्चित अंतराल में होती है तो उसे ही हम लोग ज्वार भाटा कहते हैं। अब देखेंगे ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण, यानी ज्वार भाटा उत्पत्ति कैसे होता है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति मुख्य रूप से 3 बलों पर जो है होता है। 3 बलों पर परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। पहला हो गया हम लोग का चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यद्यपि सूर्य चंद्रमा से बहुत बड़ा है
सूर्य जो है चंद्रमा से बहुत बड़ा है, लेकिन चंद्रमा पृथ्वी की बहुत निकट है। इस कारण चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक प्रभावी होता है। यह बल समुद्र के जल को अपनी ओर खींचते रहता है। यानी ये जो बल है, ये चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल सूर्य की तुलना में वैसे ही अधिक होता है। तो ये क्या करता है, जल को अपनी ओर, समुद्र जल को अपनी ओर खींचते रहता है। फिर दूसरा हो गया सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। सूर्य भी जो है पृथ्वी के जल को अपनी ओर खींचता है, लेकिन अत्यधिक दूरी के कारण इसका प्रभाव जो है चंद्रमा की तुलना में कम रहता है, यानी कम खींच पाता है, चंद्रमा अधिक खींच पाता है। ठीक है, आगे है पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी अपनी ध्रुवी पर घूमती रहती है। इस गति के कारण बाहर की ओर एक बल कार्य करती है, यानी बाहर जो है एक बल काम करता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और यह बल जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करने में प्रयास में चंद्रमा के ठीक विपरीत दिशा वाले भाग में भी जल का अभार पैदा करता है, यानी उसके विपरीत वाले भाग में भी जो है जल ज्वार पैदा करता है, यानी जल का उभार पैदा करता है। ठीक है, तो ये 3 कारक हैं। आगे देखेंगे ज्वार भाटा के प्रकार, यानी कितने प्रकार होते हैं ज्वार भाटा के। तो इनकी ऊंचाई और आवृत्ति के आधार पर इसे जो है अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहले देखिए ऊंचाई और स्थिति के आधार पर जो है वो पहला हम लोग का हो जाता है वृहद ज्वार। यह स्थिति महीनों में 2 बार अमावस्या और पूर्णिमा को होती है। इस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होता है। तो ये हो गया हम लोग का वृहद ज्वार। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार की ऊंचाई जो है सामान्य 20% अधिक होती है। फिर हम लोग का जो दूसरा रूप है वो है लघु ज्वार। यह स्थिति प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 7वीं और 8वीं को होती है। इस समय सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र से समकोण यानी 90 डिग्री पर होते हैं। इनके गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं, जिससे ज्वार की ऊंचाई सामान्य रूप से काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो ये था हमारा ऊंचाई और लंबाई के आधार पर। ठीक है, आगे हम लोग का है आवृत्ति के आधार पर। तो इसमें आवृत्ति के आधार पर देखिए अर्ध दैनिक ज्वार, इसमें दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। जो ज्वार के बीच का अंतराल लगभग 12 घंटे 26 मिनट का होता है। ठीक है, फिर है दैनिक ज्वार, इसमें 24 घंटे में केवल 1 बार ज्वार और 1 बार भाटा आता है। फिर है मिश्रित ज्वार दोस्तों, इसमें ज्वार और भाटा की ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। यह आमतौर पर प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में देखा जाता है। ठीक है, तो ये सभी प्रकार था। अब हम लोग देखेंगे ज्वार भाटा का समय, यानी ज्वार भाटा का समय कब ये आता है, कितना देर रहता है। तो चूंकि पृथ्वी अपनी ध्रुवों पर पश्चिमी से पूर्व की ओर घूमती रहती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए प्रत्येक स्थान पर ज्वार प्रतिदिन 26 मिनट की देरी से आता है। एक स्थान में 2 ज्वार के बीच का समय अंतराल जो है वो 12 घंटे 26 मिनट का होता है। तो ये ज्वार भाटा का समय है। अब इसका महत्व देख लेते हैं, यानी ज्वार भाटा का महत्व क्या है। तो नौ संचालन, उच्च ज्वार के समय उथले बंदरगाहों में जलस्तर बढ़ता है, जिससे बड़े जहाज आसानी में से प्रवेश कर पाते हैं। ठीक है, फिर इसका जो महत्व है वो है बंदरगाहों की सफाई। भाटा का पानी जो है वो तट की गंदगी और नदियों द्वारा लाए गए तट छट को अपने साथ गहरे समुद्र में ले जाता है, यानी वहाँ जो है साफ सफाई कर देता है, ये समझिए। फिर है मत्स्य पालन, ज्वार के साथ मछलियाँ तट के पास आती है, जिससे मछुआरे को बड़ी संख्या में मछलियाँ पकड़ने में मदद मिलती है, वो मछलियाँ पकड़ पाते हैं। फिर है नवीकरणीय संसाधन, ज्वारीय लहरों का उपयोग टरबाइन चलाकर ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न करने में भी किया जाता है, जो हरित ऊर्जा का एक बहुत बड़ा प्रमुख स्रोत के रूप में माना जाता है। तो ये सभी महत्व जो है वो है ज्वार भाटा का। निष्कर्ष देखते तो लिखा है कि ज्वार भाटा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच एक प्राकृतिक खिंचाव का परिणाम है। यह समुद्र को साफ रखने में मदद करता है।
जहाज़ों को किनारे तक आने का रास्ता देता है और भविष्य में बिजली बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया भी है। सीधे शब्दों में कहें तो यह समुद्र की धड़कन है जो हमारे पर्यावरण और व्यापार को बेहतर बनाती है। तो ये था दोस्तों ज्वार भाटा, इसकी उत्पत्ति के बारे में देखें, इसके प्रकार के बारे में, इनके महत्व के बारे में, और एक चीज़ हमने देखा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। जो क्वेश्चन नंबर 5वां आपका कि प्रवाल भित्तियाँ क्या है, इसके विकास की अनुकूल भौगोलिक अवस्थाएं तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं प्रवाल भित्ति के बारे में। तो प्रवाल भित्ति जो है वो वास्तव में चूने की बनी हुई विशाल चट्टानी संरचना है। यानी समझ लीजिए प्रवाल भित्ति जो है वो चूने का बना हुआ एक विशाल चट्टानी संरचनाएं हैं। इसका निर्माण जो है प्रोलिप नाम के बहुत छोटे समुद्र जीवों के द्वारा ये होता है। यानी ये जो प्रवाल भित्ति है उसका जो है निर्माण जो है प्रोलिप नाम का एक छोटे से समुद्री जीव के द्वारा होता है। इसका प्रक्रिया देखेंगे तो ये जीव समूह में रहते हैं और अपने बचाव के लिए अपने शरीर से चूना बाहर निकालते हैं, जिससे एक कठोर खोल बन जाता है। जब एक जीव मरता है तो उसकी कठोर हड्डी पर दूसरा जीव जन्म लेता है। लाखों सालों तक यह सिलसिला चलने से समुद्र के भीतर पहाड़ जैसा दीवार खड़ी हो जाती है, जिसे जो है प्रवाल भित्तियाँ कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए आखिर क्या होता है। एक जीव रहता है, ठीक है, बहुत सारे जीव रहते हैं, वो जो है अपना शरीर से चूना जैसा छोड़ता है, बाहर निकालता है, और बहुत सारा निकालने के बाद लाखों साल तक ये सिलसिला चलने के बाद वही चूना जैसा जो है वो पहाड़ जैसा बन जाता है, जिसे हम लोग प्रवाल भित्ति कहते हैं। सहजीविता देखा जाए तो प्रवाल जो है जेउनेथले नामक सेवेल के साथ रहते हैं। सेवेल प्रवाल को भोजन और समुद्र के रंग देते हैं और बदले में प्रवाल उन्हें रहने की जगह देता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें थी। आगे देखेंगे कि विकास के लिए इसकी अनुकूल भौगोलिक अवस्थाएं क्या होती है, यानी कैसी अवस्थाएं होनी चाहिए इसकी विकास के लिए। तो प्रवाल जीव बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें पनपने के लिए जलवायु के अनुसार निम्नलिखित शर्तों की आवश्यकता होती है। क्या क्या? तो गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी, ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पानी का तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए। अत्यधिक गर्मी इन्हें मार भी दे सकता है, यानी कि गर्म पानी होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक, यानी 20 से 21 के बीच। ज़्यादा होगा तो ये मर भी सकते हैं। ठीक है, ये मर भी सकते हैं। ठीक है, आगे हो गया हम लोग का कम गहराई। प्रवाल को जीवित रखने के लिए सूर्य की रोशनी चाहिए, इसलिए ये गहरे समुद्र में नहीं बल्कि सतह के 60 से 70 मीटर तक की गहराई पर ये उगते हैं, ताकि इन्हें जो है सूर्य की रोशनी भी मिल सके। ठीक है, और कम गहराई में ये जो है पनपते हैं। आगे साफ पानी, यदि पानी में गंदगी या मिट्टी अधिक होगी तो प्रवाल का मुंह बंद हो जाएगा और वह सांस नहीं ले पाएगा, इसलिए वे स्वच्छ पानी में ही विकसित होते हैं। तो ये भी एक कंडीशन है। आगे हो गया नमक की मात्रा। समुद्र जल ना हो तो मीठा, बहुत मीठा होना चाहिए, यानी समुद्र जल ना तो बहुत मीठा होना चाहिए और ना ही बहुत खारा, यानी ये कंडीशन होना चाहिए। औसत लवणता देखा जाए तो 27 से लेके 30 प्रति हजार के बीच होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब वो है कि वैसा समुद्र जहाँ ना ही ज़्यादा मीठा पानी हो, यानी पीने योग्य, ना ही ज़्यादा खारा पानी हो, तो उस जगह पर जो है ये प्रवाल भित्तियाँ पनपती है। आगे है भोजन की आपूर्ति। तो समुद्री धाराएं और लहरें प्रवाल के लिए प्लवक जैसे लेकर आती है, जो इन्हें विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये है भोजन की आपूर्ति के रूप में उन्हें प्लवक चाहिए होता है। ठीक है, अब देखेंगे प्रवाल भित्तियों के प्रकार, यानी इनके प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो इन्हें जो है इसके आकार और स्थिति के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया तटीय प्रवाल भित्तियाँ। यह भित्ति किसी द्वीप या मुख्य भूमि के किनारे से बिल्कुल सीध होती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो भारत में मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार का द्वीप समूह, वहाँ जो है तटीय प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग का है अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ। तो यह तट से थोड़ी दूर समुद्र के एक दीवार की तरह खड़ी होती है। तट और इस दीवार के बीच जो है पानी का एक शांत हिस्सा बना होता है, जिसे जो है लेगून कहते हैं। ठीक है, तो ये है अवरोधक प्रवाल भित्तियाँ। अगर इसका उदाहरण देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बियर रीफ
ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ी प्रवाल दीवार के रूप में इसे माना जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे है एट्रॉल। ठीक है, एट्रॉल यह अनूठी और घोड़े की नाल की आकार की होती है। इसके बीच में कई द्वीप नहीं होता बल्कि एक गोल झील होती है और चारों तरफ प्रवाल की अंगूठी की जैसा होती है। तो ये है, उदाहरण के लिए देखा जाए तो लक्षद्वीप और मालदीव भारत का। इसका निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों तो लिखा है कि प्रवाल भित्तियाँ केवल सुंदर नहीं होता बल्कि ये समुद्र की रक्षा करती है और हजारों मछलियों का घर है। जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण इनका रंग जो है सफ़ेद पड़ रहा है, जिससे ये खत्म हो रही है। यदि इन्हें नहीं बचाया गया तो समुद्री जीवन का संतुलन बिगड़ सकता है। तो ये सभी चीज़ें थी प्रवाल भित्तियों के बारे में, आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि पारिस्थितिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इनकी मूल संकल्पना को संक्षेप में समझाइए। तो चलिए समझेंगे हम लोग। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जो जीव जंतुओं और उनके रहने के स्थान के बीच के रिश्ते को समझाती है, उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो चलिए देखेंगे। शाब्दिक अर्थ है यह ग्रीक शब्द ओइकोस यानी कि घर और लोगोज यानी अध्ययन से बना हुआ, यानी घर का अध्ययन, यानी वह विज्ञान जो जीवों के घर यानी प्रकृति का अध्ययन वगैरह कराता है या फिर करता है, उसे ही हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं। इसकी छोटी सी नॉर्मल सी परिभाषा लिखा जाए तो ऐसे लिखिएगा कि सजीव जिसमें पेड़ होते हैं, जानवर, इंसान वगैरह अपने आसपास के निर्जीव वातावरण के साथ कैसे रहते हैं और एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसी के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये था पारिस्थितिकी के बारे में, बहुत अच्छे से हमने समझा। आगे देखेंगे पारिस्थितिकी के मूल संकल्पनाएं। तो पारिस्थितिकी कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर काम करती है जिन्हें इसकी मूल संकल्पना कहते हैं। पहला हो गया पारिस्थितिकी तंत्र, यह इसकी सबसे लंबी इकाई है। यह छोटे से तालाब से लेकर एक विशाल जंगल तक सब एक सिस्टम की तरह काम करता है। इसमें रहने वाले जीव और वहाँ की मौसम, मिट्टी मिलकर एक इकाई बनते हैं जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कहने का मतलब पहला हो गया हम लोग का पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें बहुत बड़ी जो है इकाई होती है। ये छोटे से तालाब से लेकर एक बड़े जंगल तक एक सिस्टम की तरह काम करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। दूसरा हो गया जैविक और अजैविक घटक। प्रकृति दो चीज़ें से मिलकर बनी है। पहला हो गया जैविक चीज़ यानी कि जो जीव वगैरह जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव वगैरह। ठीक है, दूसरा हो गया अजैविक जो निर्जीव है जैसे कि सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, तो ये सभी चीज़ें। तो संकल्पना यह है कि बिना अजैविक चीज़ों के जैविक चीज़ें जीवित नहीं रह सकती। यानी अजैविक के बिना यानी सूर्य के प्रकाश के बिना, हवा के बिना, पानी के बिना, मिट्टी और तापमान वगैरह के बिना जो है जैविक चीज़ें जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, आगे हम लोग का है तीसरा, वो है ऊर्जा का प्रवाह। प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी प्रकृति में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। सूर्य ही है, उससे जो है बहुत बड़ी ऊर्जा निकलती है। पौधे सूरज के ऊर्जा लेकर खाना बनाते हैं। शाकाहारी जानवर पौधे को खाते हैं और मांसाहारी जानवर शाकाहारियों को। तो इन सभी से जो है जिसको फूड चेन बोलते हैं, ठीक है, ये सब चलती है ऊर्जा का प्रवाह। तो इस तरह ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में जाती है, लेकिन यह हमेशा एक ही दिशा में चलती है। ठीक है, अब चौथा हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं खाद्य श्रृंखला या फिर खाद्य जाल। कोई भी जीव अकेला नहीं है, हर जीव दूसरे पर खाने के लिए निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है। जब यह निर्भरता एक लाइन में होती है, तो जैसे समझ लीजिए घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, तो इस तरह जो है इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जब बहुत सारी श्रृंखलाएं आपस में मिल जाती है तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य जाल। ठीक है, तो ये था चौथा। आगे हम लोग देखेंगे पोषक तत्वों का चक्र। मिट्टी से पौधे पोषक तत्व लेते हैं जिसे जानवर खाते हैं। जब जीव मर जाते हैं तो वो वापस जो है मिट्टी में मिल जाती है। यानी क्या होता है, मिट्टी से
कोई भी पौधे वगैरह पोषक तत्व लेते हैं और उसे कौन खाता है, यानी जैसे भी कोई घास फूस वगैरह हो गया, पोषक तत्व वगैरह जानवर खाते हैं। और जब जानवर मर जाता है तो वो वापस जाके मिट्टी में मिल जाता है और पोषक तत्व फिर से पौधे में काम आते हैं, यानी वही पोषक तत्व फिर से पौधे में काम आते हैं। इसे ही जो है हम लोग नाइट्रोजन चक्र या फिर कार्बन चक्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग का जो है दोस्तों वो है अनुकूलन। हर जीव अपने वातावरण के हिसाब से खुद को बदल लेता है। जैसे ऊंट के पैर रेगिस्तान के लिए बने हैं और मछली के गलफेफड़े जो है पानी के सांस के लिए बने हैं, पानी में सांस लेने के लिए बने हैं। इसे ही अनुकूलन की संकल्पना कहते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे सातवां हम लोग का हो गया पारिस्थितिकी संतुलन। प्रकृति हमेशा खुद को बैलेंस रखने की कोशिश करती है। अगर किसी जंगल में घास कम होगी तो हिरन कम हो जाएंगे, जिससे शेर भी कम होंगे। प्रकृति की यह तालमेल ही जीवन को बचाए रखता है। तो ये सभी चीज़ें थी पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह के बारे में, पारिस्थितिकी वगैरह के बारे में निष्कर्ष देखते हैं। तो लिखा है पारिस्थितिकी की मूल संकल्पनाएं हमें यह सिखाती है कि पृथ्वी पर जीवन एक धागे की तरह बुना हुआ है, जहां एक जीव और तत्व की अपनी भूमिका है। यह विज्ञान हमें जियो और जीने दो की प्राकृतिक सिद्धांत का बोध कराता है। पारिस्थितिकी का गहरा अध्ययन ही हमें भविष्य में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की सही दिशा दिखा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आपने अच्छे से समझा होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो लिखा है आंसर कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और जल जैसे तत्वों की मात्रा बहुत ही सीमित होती है, लिमिट्स होते हैं। ठीक है, ये तत्व कभी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि अपना रूप बदलकर पर्यावरण के आजीविक घटक यानी मिट्टी, वायु, जल वगैरह से सजीवों में प्रवेश करते हैं। यानी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस वगैरह हो गया, ये सब कभी खत्म नहीं होता, बल्कि जो है अपना रूप बदलकर जो है आजीविक चीज़ों में मिल जाता है। यानी हवा में मिल जाता है, जल में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और वो जो है सजीव यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम लोग में जो है प्रवेश कर जाता है और पुनः सजीवों की मृत्यु के बाद पर्यावरण में लौट आता है। और जैसे ही मान लीजिए फिर जानवरों वगैरह या फिर किसी की मृत्यु वगैरह होती है तो वो फिर से मिट्टी में जाता है, फिर से मिट्टी में ही आगे मिल जाता है। तत्वों के इस नियंत्रण चक्रीय प्रवाह को ही हम लोग जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। और यही जो चक्र वगैरह चलता है, यही सब जो नियंत्रण चक्रीय प्रवाह है, उसी को हम लोग जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे जैव भू रासायनिक चक्र के प्रमुख प्रकार, यानी कितने प्रकार हैं। तो इसके जो है बहुत सारे भंडार और आधार पर जो है इसे मुख्य 2 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला हो गया गैसीय चक्र। इस चक्र का तत्व का मुख्य भंडार जो है, यानी इस चक्र के तत्वों का मुख्य भंडार वायुमंडल या फिर जलमंडल होता है। ये चक्र बहुत ही तीव्र गति से पूर्ण होती है, यानी ये जो चक्र है बहुत ही तेजी गति से पूरा होता है। जिसमें हो गया जल चक्र, यह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होता है। समुद्रों और जलवाष्पों की जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में आता है, संघनित होकर बादल बनता है और वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। यह जीवन के लिए जल की आपूर्ति को ही सुनिश्चित करता है, यानी जीवन में जो है जल की जरूरतें हैं उसे सुनिश्चित करता है जल चक्र। फिर हो गया हम लोग का कार्बन चक्र। यह प्रकाश संश्लेषण, ये जो है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जीव जंतु श्वसन के माध्यम से इसे वापस छोड़ते हैं। साथ ही जीवाश्म ईंधन को चलाने और जीवों की मरने के बाद उनके अपघटन से कार्बन पुनः वायुमंडल में मिल जाता है। यानी कार्बन चक्र वगैरह जैसे प्रकाश संश्लेषण से जो है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जीव जंतु जो है श्वास के माध्यम से इसे छोड़ते भी हैं। तो इन सभी जीवाश्म वगैरह जलने से फिर से जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वायुमंडल में ही मिल जाता है, तो इसे ही बोलते हैं कार्बन चक्र। नाइट्रोजन चक्र, वायुमंडल में जो है वो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन पौधे इसे सीधे नहीं ले सकते। मिट्टी के बावजूद बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं।
पौधे से यह नाइट्रोजन जंतुओं में जाती है और इनकी मृत्यु के बाद विनाइटीकरण की प्रक्रिया द्वारा पुनः गैस बनकर वायुमंडल में लौट आती है। यानी जो नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में 78% पाया जाता है, लेकिन ये सीधे पौधे वगैरह में नहीं ले सकते हैं। इसलिए क्या होता है, ये बैक्टीरिया के रूप में मिट्टी में मिलता है और ये फिर से जीवों में जाती है। पौधे, अगर पौधे में गया, पौधे से फिर कोई जीव वगैरह खाएगा तो फिर ये जीव में जाएगा नाइट्रोजन, उसके बाद जीव की मृत्यु होगी और मृत्यु होने के बाद फिर से ये जो है गैस बन के वायुमंडल में फिर से लौट आएगा। तो इसे ही बोलते हैं नाइट्रोजन चक्र। फिर है ऑक्सीजन चक्र दोस्तों। यह चक्र कार्बन चक्र के साथ मिलकर काम करता है। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे जीव श्वसन के लिए लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये हो गया हम लोग का ऑक्सीजन चक्र वगैरह, ठीक है। और दूसरा है अवसादी चक्र। इन चक्रों का मुख्य भंडार जो है पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी होती है। ये चक्र गैसीय चक्रों की तुलना में बहुत ही धीमे होते हैं। जैसे हो गया फास्फोरस चक्र। फास्फोरस का मुख्य स्रोत चट्टाने हैं। चट्टानों के अपक्ष यानी घिसने से यह जो है फास्फेट के रूप में मिट्टी में मिलते हैं, जहाँ से पेड़ यानी पौधे वगैरह इसे अवशोषित करते हैं यानी लेते हैं। यह डीएनए, आरएनए और ऊर्जा के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तंतुओं के मलमूत्र और अवशेषों से यह जो है पुनः मिट्टी में लौट आता है। यानी क्या होता है, ये जो फास्फोरस चक्र है वो फिर से जो है जीवों के मलमूत्र और अवशेष से जो है फिर मिट्टी में ही लौट आता है, तो उसे ही फास्फोरस चक्र बोलते हैं। फिर हो गया सल्फर चक्र। सल्फर मुख्य रूप से चट्टानों और तलछटों में पाया जाता है। यह ज्वालामुखी विस्फोट, अक्षय और औद्योगिक धुएं के माध्यम से वातावरण में आता है। वर्षा के साथ यह पुनः मिट्टी और जल निकायों में पहुंच जाता है। तो ये है सल्फर चक्र। तो ये सभी प्रकार थे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों, हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र का महत्व, यानी जैव भू रासायनिक चक्र का क्या महत्व है। तो जीवन की निरंतरता, ये चक्र सुनिश्चित करते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व कभी समाप्त ना हो, बार बार उपयोग में आ सकते हैं। यानी जो चक्र वगैरह चलते हैं उसको हम लोग उससे जो है दोबारा एक ही चीज़ या फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी चीज़ है वो चीज़ दोबारा हम लोग उपयोग में ले सकते हैं। फिर दूसरा हो गया ऊर्जा का प्रवाह। पोषक तत्वों की उपलब्धता ही पेड़ों यानी पौधे को ऊर्जा बनाने में सक्षम बनाती है, जो पूरी खाद्य श्रृंखला को चलाती है। तीसरा है पारिस्थितिकी संतुलन। ये चक्र प्रकृति में रासायनिक तत्वों की मात्रा को संतुलित रखती है और जिससे जो है पर्यावरण स्थिरता बना रहता है, स्थिर रहता है। आगे है अपशिष्ट प्रबंधन। मृत जीवों के अवशेषों को गलाकर पुनः मिट्टी में मिलाना इन चक्रों का एक हिस्सा है जो पृथ्वी को साफ रखता है, ठीक है। तो ये सभी है जैव भू रासायनिक चक्र के बारे में। निष्कर्ष देखते हैं तो लिखा है कि जैव भू रासायनिक चक्र प्रकृति की वह जादुई रिसाइकल प्रणाली है जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। यदि इन चक्रों में कोई बाधा आती है तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र संकट में पड़ सकता है। बायोलॉजी डिक्शनरी के अनुसार ये चक्र जो है भू विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के मिलन बिंदु है। ये आप लिखने छोड़ दीजिएगा, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर भू रासायनिक चक्र में किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो पूरा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही संकट में पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि भारत और झारखंड के प्रमुख रासायनिक राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्य का उल्लेख कीजिए। देखिए कई बार क्या होता है, आपको ये दोनों हमने अटैच करके क्वेश्चन बनाया है, लेकिन कई बार आपको सिर्फ भारत का ही पूछ ले या फिर सिर्फ झारखंड का ही पूछेगा कि झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य का उल्लेख कीजिए। तो आपको जो है दोनों अच्छे से क्लियर कर लेना। भारत का पूछेगा तो आप ये पूरा लिख दीजिएगा, चलेगा। झारखंड का भी पूछेगा तो बस छोटा छोटा सा चेंज आपको करके लिख देना, वो आपको पता ही होगा, आप सेमेस्टर 4 में जा चुके हैं ना। चलिए आंसर देखेंगे। बोला कि भारत की समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य की जाल बिछाया गया है। वर्तमान में भारत में जो है वो 106 राष्ट्रीय उद्यान है और 570 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये डाटा वगैरह थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है 1 मार्क्स के लिए पूछ लिया जाए। फिर आगे दोस्तों कि भारत के
प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित कुछ विशिष्ट उद्यान निम्नलिखित है, जिसमें पहला हो गया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में है। यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, सबसे बड़ा इसलिए ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो हमें जो है जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, यानी यहाँ हिम तेंदुए अधिक पाए जाते हैं, उन्हीं के लिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। 1936 में स्थापित यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, यानी 1936 में स्थापित, यानी बहुत ही पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, पहला है। इसे प्रोजेक्ट टाइगर की जन्मस्थली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर का जन्मस्थली। आगे हम लोग का कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है दोस्तों। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह उद्यान दुनिया की 2/3 एक सींग वाले गैंडों का निवास स्थान है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान है। फिर हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। यह पूरे विश्व में एशियाई शेरों की एकमात्र प्राकृतिक निवास स्थान है। फिर आगे हम लोग का हो गया कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये जो है बाघों के साथ साथ दुर्लभ बारहसिंगा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। फिर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। यह अपनी ऐतिहासिक इमारतें और बाघों की आसान साइटिंग के लिए ये प्रसिद्ध है दोस्तों, ये राष्ट्रीय उद्यान। फिर हो गया सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे स्थित विशाल मैंग्रोव वन है जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर के रूप में माना जाता है। फिर है केबुल जाम जाओ मणिपुर में है ये। ठीक है, यह लोकटक झील में स्थित दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जहां संगई हिरन पाए जाते हैं। तो ये सब भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में था। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। हो सकता है ये भी आपको पूछा जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो झारखंड अपनी प्राकृतिक संपदा और घने जंगलों के लिए माना जाता है। यहाँ प्रमुख संरक्षित क्षेत्र इस प्रकार हैं, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान वगैरह पहले देखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अभयारण्य वगैरह। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो है हमारा आ जाता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि लातेहार में है। यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1986 में हुआ था, 1986 में हुई थी। यह ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 1932 में विश्व की पहली बाघ जनगणना यहीं संपन्न हुई। यहाँ बाघ, तेंदुआ, जंगली सूअर, गोर और हाथी प्रमुखता से देखे जा सकते हैं। तो ये है झारखंड का बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि लातेहार में है। फिर देखेंगे हम लोग प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान वो एक ही है, वन्य जीव अभयारण्य बहुत सारा है जो देखेंगे। पहला हो गया इसमें पलामू व्राघ्र परियोजना। यह लातेहार जिले में स्थित है और भारत की शुरुआती टाइगर रिजर्वों में से एक है। यहाँ की परिस्थितिकी बाघों के संरक्षण के लिए बहुत ही अत्यंत अनुकूल माना जाता है। तो ये हमारा है। दूसरा हो गया दलमा वन्यजीव अभयारण्य जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। जमशेदपुर के पास स्थित यह अभयारण्य हाथियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। दलमा की पहाड़ी हाथियों के प्रवास का मुख्य केंद्र के रूप में है। ठीक है, आगे हो गया हम लोग का हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य। यह झारखंड के सबसे पुराने अभयारण्यों में से एक है, जहां तेंदुआ, भालू, हिरन और भी विभिन्न यानी तेंदुआ, भालू, हिरन की विभिन्न प्रजातियां यानी अलग अलग प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग का महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य जो कि लातेहार में है। यह भारत का एकमात्र अभयारण्य है जो विशेष रूप से भेड़ियों के संरक्षण के लिए समर्पित है। आगे हम लोग देखेंगे जो कि है उधवा झील पंछी अभयारण्य साहिबगंज में है। यह झारखंड का एकमात्र पंछी अभयारण्य है। सदियों में यह मध्य एशिया और साइबेरिया से हजारों प्रवासी पंछी लाते हैं और उसे जो है संरक्षण देते हैं। आगे है गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कि कोडरमा में है। यह बिहार और झारखंड की सीमा पर स्थित है और नीतल तथा सांबर जैसे जीवों के लिए ये जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे हम लोग का है पालकोट अभयारण्य जो कि गुमला में है। यह अपने ऐतिहासिक महत्व और विविध वन्य जीवन के लिए माना जाता है। फिर है तोपचाची अभयारण्य जो कि धनबाद में है।
यहाँ स्थित तोपचांची झील के चारों ओर फैला यह अभयारण्य जलचर पंछियों और जंगली जानवरों का घर है। तो ये सभी अभयारण्य, और ऊपर हमने एक देखा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो कि झारखंड का है। आगे हम लोग देखेंगे वन्य जीव संरक्षण से लाभ क्या होता है, तो उसका लाभ क्या है। तो पहला हो गया हम लोग का परिस्थितिकी संतुलन। ये उद्यान जो है खाद्य श्रृंखला को बनाए रखने में मदद करते हैं। फिर है पर्यटन, ये क्षेत्र इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और सरकार को जो है राजस्व भी यानी टैक्स वगैरह भी प्राप्त होता है। ठीक है। फिर है अनुसंधान, ये वैज्ञानिकों को जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला भी प्रदान करते हैं। तो ये सभी प्रमुख जो है इसका लाभ है। ठीक है। निष्कर्ष के रूप में देखें तो लिखा है कि भारत और झारखंड के ये संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक विरासत के रक्षक हैं। ये स्थल न केवल वन्य जीवों को सुरक्षित रखते हैं बल्कि राज्य की प्राकृतिक सुंदरता को भी वैश्विक पहचान दिलाते हैं। इन क्षेत्रों का संरक्षण करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य यानी बहुत ही जरूरी है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो हमने अच्छे से कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत की मिट्टी के प्रकार, उनका वितरण और विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों और उनके गुणों, रंगों और संरचना के आधार पर जो है वो 8 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है, यानी 8 भागों में बांटा है। मिट्टी की यानी भारत की मिट्टी यहाँ की विविध जलवायु, भू आकृति और चट्टानों का परिणाम है। ठीक है। चलिए देखेंगे सभी प्रकार इसके। तो भारत की प्रमुख मिट्टी के प्रकार, जिसमें पहला हो जाता है हम लोग का जलोढ़ मृदा। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण और उपजाऊ मिट्टी माना जाता है जो देश के लगभग 43% क्षेत्रों में फैला हुआ है। ठीक है। तो ये जलोढ़ मृदा है। इसका वितरण अगर देखा जाए, यानी वितरण मतलब कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत के विशाल मैदान जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और तटीय नदी डेल्टा जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, तो ये सब जगहों में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसकी विशेषताएं देखेंगे जलोढ़ मृदा का। तो यह नदियों द्वारा बहकर लाए गए अवसादों से बनी है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें बंगर है यानी पुरानी जलोढ़ और खदार है जो कि नई उपजाऊ जलोढ़। इसे पोटस और चूने की प्रचुरता होती है लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की इसमें कमी होती है। ये इसकी विशेषताएं हैं जलोढ़ मृदा की। इसके जो प्रमुख फसल है यानी जलोढ़ मृदा से जो प्रमुख फसल होते हैं वो है धान, गेहूँ, गन्ना, मक्का, तिलहन और दलहन वगैरह यानी दाल वगैरह। तो ये सभी प्रमुख फसल होते हैं जलोढ़ मृदा से। दूसरा हम लोग का हो गया वो है काली मिट्टी। इसे रेगूर या फिर कपासी मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। यह भारत के जो है लगभग 15% भागों में पाई जाती है। इसका विस्तार अगर देखा जाए यानी वितरण देखा जाए तो इसका विस्तार मुख्य रूप से दक्कन के पठार जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में ये मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। विशेषताएं देखे जाए तो यह ज्वालामुखी के लावा यानी विस्फोट वगैरह टूटने से बनी होती है। यह जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसमें गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें लंबी दरारें पड़ जाती है जिससे इसे स्वतः जुताई वाले मिट्टी भी कहते हैं। इसमें मैग्नीशियम और चूना का प्रचुर मात्रा होता है। तो ये इस काली मिट्टी की विशेषताएं हैं। आगे देखें इसके प्रमुख फसल यानी कौन कौन सी फसल होती है, तो जिसमें हो गया कपास, सोयाबीन, खट्टे फल और तंबाकू वगैरह जो है काली मिट्टी से पैदा किए जाते हैं, उपजाए जाते हैं। आगे हम लोग का है दोस्तों वो लाल और पीली मिट्टी। यह भारत की दूसरी बड़ी मृदा श्रेणी है जो लगभग 18% भूभाग को कवर करती, यानी 18% भागों में ये फैली है, मतलब भूमि में फैली है। वितरण अगर देखा जाए तो जहाँ भी कम वर्षा होती है वहाँ ये पाई जाती है, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कुछ हिस्सों में ये जो है लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इसकी विशेषताएं देखा जाए तो लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है, लेकिन जल के साथ मिलने पर यह पीली दिखाई देती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। इसमें नाइट्रोजन व ह्यूमस
ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। इसके अकॉर्डिंग जो है जो प्रमुख फसल इसमें उपजाए जाते हैं वो है मोटे अनाज, जिसमें बाजरा, रागी, दालें हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन वगैरह हो गया। तो ये जो है लाल और पीली मिट्टी में उपजाई जाती है। फिर हम लोग का चौथा हो गया लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टी उन क्षेत्रों में बनती है जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है और उसका तापमान उच्च रहता है, तो उस जगह पर इसका वितरण अगर देखा जाए तो यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, मेघालय की पहाड़ियाँ और उड़ीसा व केरल के तटीय भागों में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं अगर देखा जाए दोस्तों तो लिखा है कि विशेषताएं में यह लीचिंग प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें भारी वर्षा के कारण उपजाऊ तत्व पानी में बह जाते हैं। यह मिट्टी ईंट जैसी कठोर और अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है, ये विशेषताएं हैं। इसमें जो प्रमुख फसल हैं जो इस लेटेराइट मिट्टी में उपजाए जाते हैं वो है चाय, कॉफ़ी, काजू, रबड़ और टेपियोका, ठीक है, तो ये सब प्रमुख फसल हैं। फिर आगे देखेंगे हम लोग, जो आगे हम लोग का प्रकार है वो शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी। इसका वितरण देखेंगे तो ये मुख्य रूप से राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा और उत्तरी गुजरात में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं देखा जाए तो इसमें रेत की मात्रा अधिक होती है और नमी की जो है बहुत ही कमी होती है, यानी रेत की मात्रा अधिक होती है और नमी कमी होती है। इसमें लवणता यानी सैल्ट जिसको नमक बोल सकते हैं उसकी मात्रा अधिक होती है, लेकिन ह्यूमस का अभाव होता है। सिंचाई की मदद से इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है, यानी कि सिंचाई वगैरह करके इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसमें कौन कौन से फसल उपजाए जाते हैं तो बाजरा, ज्वार, ग्वार, ज्वार और सरसों वगैरह उपजाए जाते हैं। आगे हम लोग का जो प्रकार है वो है पर्वतीय या फिर वन्य मिट्टी। इसका वितरण अगर देखा जाए तो हिमालयी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी राज्यों और पश्चिमी तट के ऊंची पहाड़ियों में ये जो है मिट्टी पाई जाती है। विशेषताएं देखा जाए तो यह मिट्टी जो है ह्यूमस से भरपूर होती है, क्योंकि यह जो है घने जंगल में पाए जाते हैं, यह ढलौनी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और अम्लीय भी होती है। इसमें प्रमुख फसल देखा जाए जो इसमें उपजाए जाते हैं वो है चाय, कॉफ़ी, मसाले और फल वगैरह, जिसमें सेब वगैरह आते हैं। आगे जो हम लोग का मिट्टी का प्रकार है वो है लवणीय और क्षारीय मिट्टी। इसका वितरण देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब के संचित क्षेत्र और गुजरात के कच्छ के रण में पाए जाते हैं। विशेषताएं तो इसे स्थानीय भाषा में रे, उसर या फिर कलहर भी कहते हैं। अत्यधिक सिंचाई और खराब जल निकासी के कारण मिट्टी की सतह पर नमक की सफ़ेद परत जम जाती है। यह कृषि के लिए जो है अनुपजाऊ होते हैं, यानी उपजाऊ नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, आठवां हम लोग का हो गया पीठ या फिर दलदली मिट्टी। इसका वितरण अगर देखा जाए तो यह भारी वर्षा और आर्द्र क्षेत्रों जैसे कि तटीय केरल, बिहार की उत्तरी भाग और पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में पाई जाती है। ये मिट्टी पीठ या फिर इसे दलदली मिट्टी बोलते हैं। विशेषताएं देखा जाए तो इसमें जैविक पदार्थ और ह्यूमस की बहुत भारी मात्रा अधिक होती है, यानी 40 से 50% तक होती है। यह भारी और काले रंग की होती है। तो ये हम लोग टोटल 8 प्रकार के मिट्टियों के बारे में देखे हैं जो कि भारत में पाई जाती है। निष्कर्ष देखा जाए तो भारत की मिट्टी यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। नियंत्रण, उर्वरकों का प्रयोग और जल भराव के कारण मिट्टी की उर्वरता घट रही है। इसके संरक्षण के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जैसी सरकारी पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि किसान अपनी मिट्टी की जांच करवाकर सही मात्रा में खाद का प्रयोग कर सकें। तो ये सभी चीज़ें थी भारत की मिट्टी के बारे में। तो ये हमने टोटल 9 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए देखे हैं दोस्तों। अगर आप यही 9 प्रश्न अच्छे से कर लेते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका मेजर 6 जो है MJ6, ठीक है, उसका जो ज्योग्राफी का एग्ज़ाम होगा आप ये 9 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, वो भी कर लीजिएगा और आप जो है अच्छे से एग्ज़ाम अटेंड कर लीजिएगा। आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये श्योर है। तो यही छोटी सी प्रयास थी मेरे तरफ से। अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।